हाँ, तो आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम वेपर प्रेशर को समझ चुके हैं। वेपर प्रेशर को लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन के अंदर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके फॉर्मूलेज हमने लास्ट क्लास में देख लिए हैं। और अगर किसी भी बच्चे को फॉर्मूले में कोई भी डाउट हो तो एक बार आप लास्ट क्लास की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर इस क्लास के अंदर हम न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सवाल आपसे पूछा गया है, सवाल में आपको प्योर क्लोरोफॉर्म यानी कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CHCl3। आपके पास प्योर क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर दे रखा है, दैट इज 200 mmHg। ये mmHg हमारी प्रेशर की यूनिट है, आप सभी बच्चों को पता होगी। चलिए, और प्योर डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है बच्चों, CH2Cl2 का वेपर प्रेशर भी आप सभी को दिया जा रहा है इस सवाल में, दैट इज 415 mmHg। आपको जो ये डेटा है वो किस पर दिया जा रहा है, 298 केल्विन पर। बच्चों मैं सवाल को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए बच्चों, अब आपसे सवाल के अंदर पूछा क्या जा रहा है, सवाल के अंदर आपसे पूछा जा रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको इस सवाल के अंदर निकालना है, लेकिन सवाल के अंदर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए आपको क्वांटिटीज भी पता होनी चाहिए कि इसकी कितनी क्वांटिटी और इसकी कितनी क्वांटिटी ऐड की गई है ऑफ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग। तो आपको क्वांटिटीज भी इसमें दी जा रही है, 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2। तो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये आपको कैलकुलेट करना है 298 केल्विन पर। अब दूसरा सवाल आपके सामने इसी से दिया जा रहा है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज या गैस फेज के अंदर इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, आपको ये भी निकाल कर देना है। तो सेकंड सवाल थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, फर्स्ट सवाल आपको बिल्कुल ही सीधा सीधा राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। चलिए देखते हैं आपको कैसे करना है ये सवाल। देखिए बच्चों, राउल्ट्स लॉ हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था। किसी का भी जो प्रेशर होता है, वो जो प्रेशर होता है किसी भी चीज़ का, वो किसके बराबर होता है, सोल्यूशन के अंदर किसी भी चीज़ का प्रेशर किसके बराबर होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर इनटू में उसके प्योर कंपोनेंट के प्रेशर के बराबर। ये क्या होता है बच्चों, हमारा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ आपके सामने एक बार नियम कानून सारे लिख देते हैं ताकि नियम कानूनों के अंदर दिक्कत ना आए न्यूमेरिकल को समझते हुए। तो आप देख सकते हो आपके पास जो सिस्टम दे रखा है, सिस्टम के अंदर आपके पास लिक्विड में दो टाइप के कंपोनेंट मौजूद हैं। एक कंपोनेंट है आपके पास क्लोरोफॉर्म और दूसरा कंपोनेंट आपके पास जो मौजूद है दैट इज CH2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन। तो हम कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट और दो कंपोनेंट ये दोनों मिलकर वेपर प्रेशर को यानी कि टोटल वेपर प्रेशर को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, P1 प्लस P2 के बराबर यहाँ पर हमारा टोटल प्रेशर निकल कर आएगा। ठीक है बच्चों, अब टोटल प्रेशर के लिए हमें इंडिविजुअल प्रेशर पता होना चाहिए और इंडिविजुअल प्रेशर निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए बच्चों, मोल फ्रैक्शन पता होना चाहिए। और मोल फ्रैक्शन के लिए हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इन कंपोनेंट के कितने मोल्स मौजूद हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है बच्चों, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए हम देखेंगे कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनके मोल्स को निकालेंगे, CHCl3 के मोल्स को निकालेंगे। तो CHCl3 के मोल्स कैसे निकलेंगे बच्चों, जो भी मास आपको दे रखा है गिवन मास बटे में डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं बच्चों, आप सभी ने क्लास 11th के अंदर बहुत अच्छे से सीखा होगा। आप कार्बन का, हाइड्रोजन का और 3 क्लोरीन एटम्स के मोलर मास को यानी कि एटॉमिक मास को ऐड कर दीजिए तो आपके क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकल कर आ जाएगा। CHCl3 का जो मोलर मास होता है बच्चों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 119.5 होता है। आप सभी बच्चे ज़रूर कैलकुलेट कीजिए जिनको भी इस चीज़ के अंदर दिक्कत आती है।
चलिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स जब आप निकालोगे आपको इसको सिंपल कैलकुलेशन करके, सिंपल तो नहीं है हालांकि थोड़ी सी टेढ़ी कैलकुलेशन है, बट सीबीएसई में आप बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन एक्सपेक्ट नहीं करोगे, इजी रहेगी, और अगर टफ भी आएगी तो आपको उसके लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आएंगे, 0.213 मोल्स आपके पास यहाँ पर निकल कर आएंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं दूसरे कंपोनेंट के, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन की क्वांटिटी कितनी दे रखी है, मास दे रखा है 40 ग्राम, मोलर मास इसका होता है बच्चों 85 ग्राम पर मोल। आप चाहे तो खुद से कोशिश कीजिए, जवाब निकालिए, अच्छा लगेगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 0.47 मोल। ठीक है बच्चों, आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ साथ अब हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों CHCl3 का। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स रखेंगे आप न्यूमरेटर में, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हमारे सोल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स हैं उन सब के मोल्स आपको ऐड कर देने हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप रखोगे डिनोमिनेटर में, CHCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप बहुत इजीली मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। आप सभी बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हों। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। आपके पास CHCl3 के मोल्स कितने दे रखे हैं बच्चों, 0.213 आपको मोल्स दे रखे हैं। डाटा का यूज़ करेंगे, इसके मोल्स पता है, इसके मोल्स पता है, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। अगर इसी के साथ अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना समझ में आया तो जल्दी जल्दी से लाइक ठोकिएगा वीडियो को, और अब हम आगे चलते हैं। लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे चलते हैं। जब आप इन दोनों का यूज़ करोगे तो आप डेफिनेटली मोल फ्रैक्शन निकाल पाओगे। मोल फ्रैक्शन आपका इस सिंपल कैलकुलेशन से निकल कर आ जाएगा, लगभग 0.312 का मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। आई होप सभी बच्चों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया है तो दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी क्या मैं कैलकुलेशन करके निकालूँ, तो सीधा सीधा मुझे मना कर दीजिएगा, या फिर कोई भी बच्चा पूछे या कुछ भी पूछे तो साफ साफ मना कर दीजिएगा। अगर आपको दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालना ही है तो आप क्या कीजिएगा, फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, CHCl3 का मोल फ्रैक्शन प्लस CH2Cl2 का जो मोल फ्रैक्शन होगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो आप सभी जानते हो इस फॉर्मूले के अंदर आप दूसरे के मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाता है और अल्टीमेटली हमारे पास क्या आता है, 1। तो जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है बच्चों, सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हमेशा क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 1 आएगा। किसी भी सोल्यूशन के सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड कीजिए तो अब क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। अब एक का हमें पता है, दूसरे का हम सीधा सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो CH2Cl2 का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, 1 - 0.312, दैट विल कम आउट अराउंड 6.688। तो हमारे पास दोनों मोल फ्रैक्शन बढ़िया तरीके से निकल के आ गए हैं। सवाल में हमने प्रोग्रेस कर ली है और इस टाइप के सवालों का उद्घाटन आप भी कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। देख लीजिए बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट्स को एड्रेस करने की। चलिए बच्चों, मोल फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। आगे के पेज पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी कहानी डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो डाटा की। चलिए बच्चों, एक बार देखिए, मोल फ्रैक्शन आपके सामने है, तो आप मोल फ्रैक्शन और जो प्योर का प्रेशर है, यानी कि ये जो प्योर के प्रेशर आपको दे रखे हैं, प्योर कंपोनेंट्स के प्रेशर दे रखे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर कर आप इंडिविजुअल मतलब सोल्यूशन के अंदर इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा वेपर प्रेशर में वो निकाल सकते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट के लिए आप कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे और उन दोनों कंट्रीब्यूशन को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल वेपर प्रेशर निकल कर आ जाएगा। इसी के तरीके से हम आगे मूव करेंगे। देखिए बच्चों, चलिए अब हमारे पास जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कैसे निकलेगा, P टोटल किसके बराबर होता है बच्चों, P ऑफ CHCl3 के बराबर होगा प्लस P ऑफ प्रेशर ऑफ CH2Cl2 के बराबर होगा। अब प्रेशर ऑफ CHCl3 किसके बराबर होगा बच्चों, इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा मल्टीप्लाई बाय जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा, दैट इज प्योर कंपोनेंट CHCl3 का जो वेपर प्रेशर होगा। इसी प्रकार आप इसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो और प्योर कंपोनेंट का
के साथ मल्टीप्लाई करके मोल फ्रैक्शन को, इसका भी आप वेपर प्रेशर निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। CHCl3 का जो मोल फ्रैक्शन है हमने अभी पिछले सवाल में निकाला, किसके बराबर होता है बच्चों? 0.312 के बराबर होता है। और प्योर CHCl3 का जो हमारा वेपर प्रेशर होगा वो हमें सवाल के अंदर ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 200 mmHg के बराबर होता है। आप सभी बच्चे बहुत होशियार हों, सिंपल कैलकुलेशन है, आई होप आप में से किसी को दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत आए तो आप सीखने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेपर में आपको कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बिना कैलकुलेटर के इस कैलकुलेशन को करो ताकि थोड़े हैंडी हो जाओ एग्ज़ाम के लिए। देखिए बच्चों, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने जो निकल कर आएगा वो आएगा लगभग 62.4 mmHg। इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा बच्चों 285.5 mmHg। तो आप देख सकते हो अगर हम प्योर डाइक्लोरोमीथेन लेते तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो वेपर प्रेशर होता 415 होता, लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है इस डाइक्लोरोमीथेन का वो कितना है? 285.5 mmHg, यानी कि कंट्रीब्यूशन क्या हो गया बच्चों? घट गया। तो आप हर जगह देखोगे जो कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों वो क्या होता है? घट जाता है। इसका प्योर का 200 होता है, लेकिन कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? सिर्फ 62.4 कर रहा है टोटल प्रेशर के अंदर कंट्रीब्यूट। ठीक है बच्चों, तो आप इसी के साथ साथ आप आगे चल के इसको जब ऐड करोगे तो आपके सामने जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी बच्चों 347.9 mmHg। आई होप आपको ये टोटल वेपर प्रेशर निकालना आ गया होगा। सिंपल कैलकुलेशन कर कर आप टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हो। ये तो रहा CBSE का सिंपल टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा कर दिया जाए जो इसके सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं कि गैस फेज के अंदर इनके मोल फ्रैक्शन कितने होंगे। देखिए बच्चों, बिफोर डिस्कसिंग दैट मैं थोड़ा सा आपको रिविजिट करूंगा टॉपिक के ऊपर। ये आपके पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन यहाँ पर है, जो लिक्विड सोल्यूशन हमारा निकल के आया है दैट इज लिक्विड A प्लस लिक्विड B। आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना ज़रूरी है। तो अब देखिए, जब लिक्विड A और लिक्विड B वेपोराइज होंगे एट 298 केल्विन, वेपोराइज होंगे हमारे 298 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट तो किसी का भी अचीव नहीं हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कर रहे हैं? थोड़े बहुत इवेपोरेट हो रहे हैं, थोड़े बहुत हवा के अंदर, मतलब गैस फेज के अंदर जा रहे हैं। तो जब गैस फेज के अंदर आप यहाँ पे जाएंगे, ये हमारे पार्टिकल्स, तो मैं कह सकता हूँ इस गैस फेज वाले पोर्शन के अंदर A के भी पार्टिकल्स मौजूद होंगे और B के भी पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो यहाँ पर हमारा कह सकता हूँ मैं ये क्या है? गैस A प्लस गैस B, दोनों के पार्टिकल्स मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जो आपने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाला था, जो आपने मोल फ्रैक्शन निकाला था वो किस फेज के लिए निकाला था बच्चों? लिक्विड फेज के लिए आपने मोल फ्रैक्शन निकाला था, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आपने मोल फ्रैक्शन निकाला था A और B का। लेकिन अब जो मोल फ्रैक्शन आपको निकालने को बोला जा रहा है 298 केल्विन पर जितने भी आपके पास वेपर मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर गैस फेज के अंदर A के कितने मॉलिक्यूल्स हैं या B के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मोल फ्रैक्शन आपको सवाल में निकालना है। किनका निकालना है? अब इस वाले पोर्शन के अंदर A और B का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ये जो आपका निकला था ये इस वाले पोर्शन के लिए निकला था, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए निकला था। ठीक है बच्चों, अब इस पोर्शन के लिए अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या यूज करोगे बच्चों? यहाँ पे डाल्टन्स लॉ। क्या यूज करोगे बच्चों? डाल्टन्स लॉ। ये डाल्टन्स लॉ आपने गैसियस फेज, जो आपने कक्षा 11वीं में चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट के अंदर आपने पढ़ा होगा। ये वही गैसियस स्टेट का हमारा लॉ रहेगा, डाल्टन्स लॉ, जो गैसियस सब्सटेंस के लिए डील करता है। तो गैसियस सब्सटेंस के लिए डाल्टन्स लॉ क्या कहता है बच्चों? डाल्टन्स लॉ कहता है कि किसी भी गैस फेज के अंदर मौजूद सब्सटेंस का पार्शियल प्रेशर पीपी लिख रहा हूं मैं, पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है बच्चों? उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये गैस के मोल फ्रैक्शन के, ये गैस का जो मोल फ्रैक्शन है गैसियस फेज के लिए, किसके लिए बच्चों? गैसियस फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा
मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा इनटू में ये सारे के सारे पार्टिकल कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि टोटल प्रेशर। ठीक है बच्चों, सिंप्लिसिटी के लिए इस काय को, क्योंकि ये जो मोल काय हम ऑलरेडी इस यूनिट के अंदर यूज करते हैं लिक्विड सोल्यूशन के लिए, तो इस काय को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बच्चों, y से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दिस यूनिट मोल फ्रैक्शन is represented, mole fraction of gas is represented with y। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, y से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने एक नोट डाल दिया है यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो मैं अब यहाँ पे फॉर्मूले को इस तरीके से लिखूंगा, y ऑफ गैस इनटू में टोटल वेपर प्रेशर। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसका वेपर प्रेशर हमें देखते हैं किस तरीके से हम इसके मोल फ्रैक्शन को निकालेंगे। चलिए बच्चों, अब सवाल आपके सामने है। चलिए मैं आपको पार्शियल वेपर प्रेशर, अब मैं क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करूंगा, उन कंपोनेंट्स के जिनके साथ हमें डील करना है। इसका मोल फ्रैक्शन हम देखेंगे इनटू में टोटल वेपर प्रेशर। चलिए बच्चों, इस वेपर का जो टोटल प्रेशर है वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, इस पूरे के पूरे सिस्टम का इस जो वेपर प्रेशर हमारे पास है, ये वेपर का ही तो प्रेशर है। प्रेशर किसका होता है, गैस के पार्टिकल का। तो ये जो हमारा प्रेशर है वो किसका है, जो गैस में कन्वर्टेड पार्टिकल है उसका प्रेशर है। वो हमें पहले से ही पता है। कितना है बच्चों यहाँ पे 347.9, मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। 9 mmHg सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमें निकालना है CHCl3। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CHCl3 का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर के अंदर CHCl3 के प्रेशर का कितना कंट्रीब्यूशन है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। और हम जानते हैं कि इस 347 के अंदर CHCl3 का कितना कंट्रीब्यूशन है, 62.4। ये तो हमने पहले ही देख लिया था। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 62.4 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है बच्चों, 62.4 किसका कंट्रीब्यूशन है इस टोटल वेपर प्रेशर में, CHCl3 का कंट्रीब्यूशन है। तो इसी के साथ मैं यहीं पे कर देता हूं, आपका जो मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा CHCl3 का, वो किसके बराबर आएगा बच्चों, 62.4 डिवाइड बाय 347.9 के बराबर, जो कि लगभग हमारा किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 0.18 के बराबर होगी। ठीक है बच्चों, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। ये जो मोल फ्रैक्शन 0.312 CHCl3 के लिए निकाला है वो लिक्विड सोल्यूशन के लिए निकला है, और ये 0.18 जो हमने निकाला है वो गैसियस फेज के लिए हमने निकाला है। ठीक है बच्चों, आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों मोल फ्रैक्शन के अंदर। अगर आपको क्लियर हो गया है तो सभी बच्चे लाइक बटन को तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए और मरोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। CHCl3 का हमने मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल लिया। अब दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, यानी कि डाइक्लोरोमीथेन का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हम सीधी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 1 माइनस 0.18 जो कि हमने पीछे भी किया था। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 0.82 मोल फ्रैक्शन हमारा इसका निकल कर आ जाएगा। तो इसी के साथ सवाल यहाँ पे होता है ख़त्म, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है उसको हमने तोड़ दिया, फोड़ दिया, मरोड़ दिया और आप सभी को समझा दिया। फिर भी डाउट रह जाता है तो आप पोस्ट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे सवाल के जवाब को देने के। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। डाल्टन्स लॉ हो गया, यहाँ पर हमने देख लिया, डिफरेंस भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे इसी के साथ। आप खुद से बच्चों इन सवालों की एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सवाल को सही सिर्फ टीचर नहीं बनाता, बच्चे तभी बनाते हैं जब उसे प्रैक्टिस करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, चाहे आपके सामने जितनी भी दिक्कतें आए, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए, आपकी जीत ज़रूर निश्चित है। आगे चलते हैं बच्चों।
आपका जो भी टारगेट है जेई नीट, आप सब इस टारगेट को ज़रूर अचीव कर पाओगे, लेकिन उससे पहले जो एक छोटा सा ऑब्स्टेकल है सीबीएसई, आप उसको एक बार ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। वेपर प्रेशर में हमने लिक्विड सोल्यूशन का देख लिया था कि कैसे वेपर प्रेशर निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम मूव करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड के वेपर प्रेशर के साथ अब हम डील करने वाले हैं। अगर किसी भी बच्चों को कोई भी डाउट आए तो आप पोस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है। चलिए बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सल्यूट क्या है। सल्यूट है बच्चों सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है बच्चों यहाँ पे हमारे पास लिक्विड। पहले तो हमारे पास सल्यूट भी लिक्विड था और सॉल्वेंट भी लिक्विड था। इस केस के अंदर हमारे पास सल्यूट क्या है बच्चों सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर लिक्विड। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका अगर मैं पानी के अंदर चीनी मिला दूं, पानी के अंदर नमक मिला दूं, तो ये क्या हो गया सॉलिड सल्यूट हमने डाल दिया लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। तो इसी के साथ हमारा एक सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, और उस सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी तो हम चेक कर ही चुके हैं। अब हम चेक करने के वाले हैं वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, अब वेपर प्रेशर के लिए क्या क्या कंसेप्ट यूज़ होते हैं, अब इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सॉलिड क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, यहाँ पे NaCl हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए, आप इसमें से किसी भी टाइप का सॉलिड सल्यूट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था जब लिक्विड का वेपर प्रेशर हमने निकाला था, तो दोनों के दोनों कंपोनेंट सल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों ही कंपोनेंट हमारे क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे टोटल वेपर प्रेशर में। ठीक है बच्चों, लेकिन अब यहाँ पे सल्यूट बदल गया, तो ये जो सॉलिड है क्या ये टोटल वेपर प्रेशर में कुछ कंट्रीब्यूशन देगा? सवाल आपके सभी के सामने है। आप वीडियो को में आगे मूव करने से पहले कमेंट बॉक्स पे आप अपना रिप्लाई पोस्ट कर सकते हैं, बाकी समझा तो हम देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सल्यूट आपके पास क्या है बच्चों, सॉलिड है। ठीक है, अब सॉलिड क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन वॉलेटाइल नेचर। ओहो हो, क्या बोल दिया सर आपने? कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बोल दिया आप सही बोल दिया, बिल्कुल नॉन वॉलेटाइल इन नेचर उड़ते हैं। उड़ते नहीं हैं, आप रूम टेम्परेचर पे या थोड़ी बहुत हाइयर टेम्परेचर पे आप इन्हें उड़ाने की कोशिश करोगे, थप्पड़ वप्पड़ मारे बैठेंगे, बिल्कुल ना, हम नहीं उड़ रहे, बैठ के सेटल हो गए, सॉलिड है। कहाँ से कौन सा बॉइलिंग पॉइंट, कैसा उड़ने वाला सिस्टम नहीं, ये तो लिक्विड में भी कन्वर्ट होंगे, तो पहले तो अपना उसी फेज के अंदर रहेंगे, वॉलेटाइल नहीं होते, उड़ते नहीं है, बैठ जाएंगे। क्या करेंगे अगर ये नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है ना, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है, बिल्कुल भी उड़ेंगे नहीं। टेम्परेचर चाहे जैसा भी आप रूम टेम्परेचर के आसपास जो भी मेंटेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉन वॉलेटाइल रहेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन होगा, शब्दों को ध्यान से सुनिए बच्चों, वेपर प्रेशर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा बच्चों, सॉल्वेंट का होगा, सल्यूट का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सल्यूट क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर आपकी ज़रूरत की जो चीज़ है वो किसके बराबर होगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगी। और ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो किसके बराबर होगा, ये होगा जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स का सोल्यूशन के अंदर। जो आप सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो, इस सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, सॉलिड सल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों का मिला के जो भी आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे सॉल्वेंट का, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो इससे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इसका कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का क्या कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आप कह सकते हो जो आपका P टोटल होगा इस सोल्यूशन के लिए, जो भी P टोटल होगा वो जिंदगी भर हमेशा क्या रहेगा, वो कम ही रहेगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। क्या रहेगा बच्चों, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम ही रहेगा। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। इसी स्टेटमेंट का मैं आगे सवालों का जवाब देने में इस्तेमाल भी करूंगा। चलिए बच्चों,
जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो हमेशा क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम ही होगा। आप देख सकते हो, एनालॉजी लगा सकते हो। चलिए बच्चों, अब आपके सामने सवाल मैं एक पोस्ट करता हूं। वाई वेपर प्रेशर ऑफ, इसी पैटर्न के ऊपर है लेकिन आंसर राइटिंग आनी चाहिए, तो आंसर राइटिंग के बारे में हम बात करेंगे। वाई वेपर प्रेशर ऑफ aqueous solution of glucose is lesser than pure water। सवाल आपके सामने है कि भाई एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम क्यों होता है प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से। जवाब आपके सामने ऊपर दे रखा है, लेकिन अगर आपको लिखने का तरीका आए, टू बी प्रिसाइज एग्जैक्ट कंसेप्ट पता हो, तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। देखते हैं कि हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लेकिन इसका आंसर लिखने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स की मुझे ज़रूरत है, वो आप सभी के साथ सब हम शेयर करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। ये आपके पास है प्योर सॉल्वेंट, ये आपके पास है सॉल्यूशन, यानी कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट में सरफेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे सॉल्यूशन के केस में जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल होंगे सॉल्वेंट के भी होंगे और सॉल्यूट के भी होंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़े कम पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो कम पार्टिकल्स हैं ये किसके पार्टिकल्स हैं बच्चों, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे और ये हमारे क्या होंगे, प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे। यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। अब मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्रॉस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट पार्टिकल्स को, और हमारा जो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको कर रहा है बच्चों, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। बस इतनी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, उसके बाद आप किसी भी कहानी का जवाब दे सकते हो, किसी भी कहानी से पूछे गए सवाल का जवाब दे सकते हो। चलिए बच्चों देखते हैं, कुछ टर्म्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी बचपन की कहानियाँ, बचपन के जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों, इवेपोरेशन होता है टेंडेंसी, ये आपकी क्लास 10th की कहानी है। इवेपोरेशन टेंडेंसी ऑफ सरफेस पार्टिकल टू वेपोराइज, यानी कि किसी भी पानी लिक्विड के अंदर जो सरफेस पे रखे हुए पार्टिकल की टेंडेंसी होती है वेपोराइज करने की ड्यू टू रेजिडुअल एनर्जी। ये आपने लास्ट ईयर भी थोड़ा बहुत देखा होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द बल्क पार्टिकल। तो जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव होने से पहले ही उड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इवेपोरेशन। जैसे कि एक क्लासरूम के अंदर जो फ्रंट रो पे बैठे हुए बच्चे होते हैं उनकी भागने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है कि नहीं होती, जैसी बेल बजती है वो फर्स्ट रो के बच्चे सबसे पहले भागते हैं, और जो लास्ट रो के बच्चे होते हैं वो बहुत ही आराम से चल के अपने स्कूल से बाहर निकलते हैं। तो वही प्रोसेस क्या होता है बच्चों, इवेपोरेशन। जो सरफेस पे पार्टिकल होते हैं वो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, वो छुट्टी होते ही सबसे पहले भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव होना हो, अगर मैं पानी की बात करूं तो 100 डिग्री पे बॉयल होता है। 100 डिग्री का मतलब 100 डिग्री पे ही लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 50 डिग्री पर भी क्या कुछ पानी के पार्टिकल्स वेपोराइज हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ पार्टिकल्स वेपोराइज होते हैं जो सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा प्रोसेस क्या होता है, इवेपोरेशन। इस कंसेप्ट में इवेपोरेशन की जरूरत थी मुझे, तो इसलिए मैंने आपको समझाया। चलिए बच्चों अब यहां पे वापस आते हैं। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो प्योर सॉल्वेंट के केस के अंदर, पहले प्योर सॉल्वेंट का केस देख लेते हैं। प्योर सॉल्वेंट के केस में बच्चों जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के।
सरफेस पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट ओनली। अगर सरफेस के ऊपर सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल है तो इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। एस्केपिंग टेंडेंसी मतलब भागने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी, बिल्कुल होगी। एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी, हाइयर होगी इन कंपैरिजन टू द सोल्यूशन। एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी बच्चों, इनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी कहानी है ना बच्चों, ये सभी की सभी बॉइलिंग पॉइंट के नीचे चलती हैं। किसी भी रूम टेम्परेचर पे या फिर एसटीपी एनटीपी के ऊपर ये कहानियाँ चलती हैं, ठीक है। तो एस्केपिंग टेंडेंसी अगर हमारी इसकी ज़्यादा है तो मैं कह सकता हूँ कि जो इनका वेपर प्रेशर है, यानी कि ज़्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अगर इवेपोरेट होंगे तो ऐसी स्थिति में ये ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। बिल्कुल सही। तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। तो आपको इसी पैटर्न के अंदर आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है। वहीं अगर आप सोल्यूशन के लिए लिखोगे बच्चों, मैं एक बार पेज पलट देता हूँ, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट के लिए सरफेस पार्टिकल्स किसके होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के होंगे, इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। वहीं अगर मैं सोल्यूशन के लिए बात करूँ, किसके लिए बात करें बच्चों, सोल्यूशन के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर सरफेस पार्टिकल दोनों के होंगे। सरफेस पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ, दोनों के होंगे। और अगर ये चीज़ दोनों की होंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या बवाल मचेगा, बवाल ये मचेगा कि सोल्यूट के तो उड़ेंगे नहीं, वेपोराइज होंगे नहीं। किसके वेपोराइज होंगे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के वेपोराइज होंगे किसी भी XYZ टेम्परेचर पर। और अगर सॉल्वेंट के ही वेपोराइज होंगे तो लेसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपोराइज होंगे। देखिए बच्चों, मैं एक बार थोड़ा सा पलट के दिखा देता हूँ आपको। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, यहाँ पर ज़्यादा पार्टिकल्स एस्केप कर सकते हैं सरफेस के, और यहाँ पर सरफेस पे जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं बच्चों क्या हैं, कम है, तो ये कम पार्टिकल्स एस्केप करेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर ये कम पार्टिकल्स एस्केप करेंगे तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कह सकता हूं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा बच्चों, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एक कहानी और भी है इसके साथ साथ जोड़ने वाली कि ये हाइयर टेम्परेचर पर बॉयल होंगे, बॉयल्स एट हाइयर टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर पर ये बॉयल होंगे, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है, तो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर को रीच करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर को रीच करने के लिए बच्चों ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। पॉइंट इंक्रीजेस बिकॉज इट रिक्वायर्स more temperature to reach atmospheric pressure। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट यही तो होता है कि जो हमारा सोल्यूशन का या फिर किसी भी सिस्टम का प्रेशर है वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट रीच कर जाता है। लिख देते हैं आपके रेफरेंस के लिए, हालांकि ये चीज़ें बच्चों को पहले से आती होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट when pressure of system achieves atmospheric pressure, ठीक है बच्चों। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हमारा तब अचीव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ कि वेपर प्रेशर डिक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू less available solvent particles on surface। सरफेस के ऊपर लेस अवेलेबल हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए ये वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों बिल्कुल लाइक बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो और बस तबाही मचा दो। मैं तो कहता हूँ शेयर कर करके हर जगह पहुँचा दो। चलिए आगे चलते हैं। सल्यूट इज़, ये आपको पूरी की पूरी कहानी आई होप समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ आपके बाकी सवाल अगर आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाए, वाई एक्वा सॉल्यूशन
of NaCl boils at higher temperature। तो ये आपके सामने सवाल है, जवाब आपके पास मौजूद है। आई होप आप सभी बच्चे इस सवाल के जवाब को बहुत इजीली समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको कीवर्ड के साथ लिख देता हूँ सीधा सीधा, ड्यू टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ solution, due to decrease in vapor pressure of solution as compared to vapor pressure of pure solvent। तो आपके सामने कीवर्ड आपके सामने रिप्रेजेंटेड है। अगर आपके पास एक नंबर का सवाल आए तो आप सीधा सीधा कीवर्ड्स में आंसर लिखिएगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो वेपर प्रेशर का छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। चलिए बच्चों, गुड बाय।